नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जी हां, दिल्ली में बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। बता दें कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह दिल्ली का पहला दौरा है। वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द ही उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय कर सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ संवाददाता साक्षी साहनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे, लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में यह बात भी हो रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई ना कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इस बारे में आपकी पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी और अब दिल्ली वो रवाना हुए हैं, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। क्या लगता है साक्षी, आपको दिल्ली दौरे के बाद में क्या कुछ जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तय हो सकती है, क्योंकि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं? क्या कहना चाहेंगे साक्षी? अब बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से चुनाव भी करीब आ रहे हैं तो ऐसे में अब अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, कहीं ना कहीं जो सियासी अटकलें लगातार लग रही थी जब मुख्यमंत्री पद उनसे छिना था कि बड़ी जिम्मेदारी जो है उनकी झोली में दी जा सकती है केंद्र द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं अब सच होती हुई नजर आ रही है। देखिए अचानक से जो है उनको बुलाया गया है। जब कल जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात करी तो आज जो है उनको दिल्ली बुलाया गया है और साथ में लगातार जो है उनके जानकार और करीबी इस बात की अटकलों को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सुर्खियों का बाजार गर्म ना हो और इसको कहीं ना कहीं एक छोटी मुलाकात के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमंग, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब देखिए उनको मुख्यमंत्री पद जब उनसे लिया गया था तो उसके बाद ना ही उन्होंने किसी बड़े पद की डिमांड करी और ना ही दिल्ली जाकर उन्होंने आला कमान से मुलाकात करी। ये उनका पहला जो है दिल्ली दौरा रहेगा और जिसके साथ कह सकते हैं कि अमित शाह द्वारा या फिर जेपी नड्डा द्वारा जो है उनको केंद्र की ही कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और जहां तक की बात सूत्रों के हवाले से भी ये साफ हो रही है कि शाम तक जो है ये सारी सुर्खियां साफ हो जाएंगी। जी उमंग। बिल्कुल साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कद रहा है और उत्तराखंड में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कई कार्य भी किए थे, 4 साल पूरे होने ही वाले थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, तो उनके कद को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? अब बिल्कुल उमंग, देखिए क्योंकि जिस तरीके से उनका सियासी इतिहास रहा है और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो रोल उन्होंने अदा किया है उसके लिहाज में लगातार जो है ये बात साफ हो रही है कि केंद्र द्वारा जो है दिल्ली में ही कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अगर बात करें उत्तराखंड के लिहाज में तो उत्तराखंड के लिहाज में अभी कुछ बात पुख्ता होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन लगातार जो बातें उठ रही हैं उमंग वो यही है कि दिल्ली में जो है उनको कोई बड़ा पद से नवाजा जा सकता है। और साथ में क्योंकि देखिए उनकी एक देखा जा सकता है कि लगातार जो है उन्होंने प्रयत्न किया कि किसी ना किसी तरीके से जो है अगर मीडिया के माध्यम से भी देखें या तमाम उनके सोशल मीडिया माध्यम से भी देखें, वो प्रशंसा लगातार जो है सरकार की करते हैं। हालांकि अपने ओपिनियंस भी वो रखते आए हैं सरकार के थोड़ा खिलाफ, लेकिन देखा गया कि उन्होंने कभी भी केंद्र से कोई निवेदन नहीं किया बड़े पद को लेकर और ना ही कोई कोशिश करी कि वो जाकर खुद जो है मुलाकात करें और साथ में अपना जो पोस्ट है उसको साफ कर सकें। यानी कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो है संयमता बरती है और साथ में अब जो ये सुगबुगाहट लगातार चल रही थी वो अब सार्थक होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल साक्षी, और एक आखिरी सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करवाए और जब आपकी भी बात हुई थी तो एक तो संघ पृष्ठभूमि से वो आते हैं और उन्होंने कहा था कि संगठन मेरे को जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जहाँ तक उनके कद की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि उनके कद के हिसाब से कहीं ना कहीं चुनावी पर्यवेक्षक की या फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी को वापस से लाने के लिए क्या कुछ मेहनत करनी चाहिए, क्या कुछ रोड मैप बनाना चाहिए, उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे साक्षी?
अब बिल्कुल उमंग, देखिए जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगातार जो है उनसे बहुत सारे लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है नाराज थे, और वहीं जनता का भी कहीं ना कहीं अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। जो कारण और वजह बताई जा रही थी उनसे मुख्यमंत्री पद छीनने की। और वहीं अगर अब बात करें, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से उनका अनुभव है और जिस हिसाब से उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी काम किया है, उसको लेकर केंद्र भी इस चीज़ को सोच रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका वो निभा सकते हैं। और साथ में अगर जिस तरीके से भी आपने बताया कि जब हमने भी उनसे बात करी थी तो उस समय भी उनका यही साफ तौर पे कहना था कि कोई भी अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है सेंट्रल की, स्टेट की, तो दोनों जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब जो उनसे पद छीना है उसको लेकर भी कोई नाराजगी, हताशा उनके मन में नहीं है। हालांकि अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेवा जो है जनता की करते रहें, हालांकि पद कोई सा भी मिले। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। उनका पहले भी उनका यही कहना था कि वो संगठन की ओर से सिर्फ एक कार्यकर्ता है, एक सिपाही है संगठन के, उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे पहले की तरह ही बखूबी तौर पर निभाएंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खटीमा तहसील क्षेत्र में पीलीभीत रोड पर गुरुद्वारा तथा पालीगंज के मध्य मेन हाईवे के किनारे लगी हुई हाई वोल्टेज लाइन खतरे का सबब बनी हुई है। हाई वोल्टेज लाइन के तार और पोल इस कदर नीचे लटके हैं कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि लाइन के आसपास पेड़ भी खड़े हैं और आबादी का काफी हिस्सा एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड के किनारे लटके हुए तारों और पोलों से बड़ी और ऊंची गाड़ियों को भी लगातार खतरा बना रहता है। जो यहाँ के जो लैंडमैन है उनको भी 1-2 बार बताया था सर। और ये देखिए आपके सामने, बिल्कुल अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हाथ में आ जाएगी, और इससे कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ ग्रामवासियों को बहुत इससे नुकसान हो सकता है सर। तो हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लगने से बस जलकर खाक हो गई, और आग इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही देर में पूरी तरह से जल गई। आग की सूचना पाकर हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की दमकल की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाया। तब तक बस पूरी तरीके से जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। जा रहा था, जैसे स्टार्ट गाड़ी करी एकदम आवाज आई। मैंने देखा आवाज कहाँ से आई, मैंने देखा अंदर क्यों धुआं आ रहा। तो उसके बाद मैंने देखा तार तोड़े मैंने, तब तो गाड़ी आके पकड़ी गई। फिर तुमने क्या किया? मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, बस और क्या, मिस्त्री को फ़ोन किया। जब मिस्त्री आया तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने बजे घटना है? ये आध घंटे के आसपास में हो रहा सारा काम। एक तुरंत एसी में आग लगी, शॉर्ट हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ? मालिक से पूरा सारा नुकसान होगा, गाड़ी पूरी खत्म होगी। व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी से फायर स्टेशन में आकर सूचना दी गई कि शंकराचार्य चौक के पास बस में आग लगी है। फायर सर्विस की तुरंत 2 यूनिटें घटनास्थल पहुंची और आग को पूर्ण से बुझाया गया। पूछने पर बताया गया कि चालक द्वारा गाड़ी को स्टार्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान जो है गाड़ी में आग लगी। आग हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई, इस वजह से फायर सर्विस को बुलाना पड़ा। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई। तो वहीं 2335 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा 64 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,07,574 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 6,731 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 14,122 हो गई है। आपको बता दें कि कोविड के मामलों पर नियंत्रण होते ही उत्तराखंड में जल्द ही सरकार 4 धाम यात्रा खोलने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की माने तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री की तय की गई तिथि पर 4 धाम यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शुरुआत में पहले स्थानीय लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के स्थानीय लोग RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ यात्रा कर सकेंगे। तो वह पर्यटन मंत्री ने कहा कि पहले स्थानीय लोगों को यात्रा की अनुमति होगी, उसके बाद अन्य लोगों को जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
लॉकडाउन खत्म होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की है तिथि, क्योंकि हमारे पहाड़ में काफ़ी संक्रमण हो गया है और वहाँ पर जो शादियाँ हुई गांव के गांव संक्रमित हो गए हैं, तो ये भी देखना है कि हम जो गांव के अंदर संक्रमण को रोकें, और जो उन्होंने तिथि निर्धारित की है वो पूछे विचार विमर्श के बाद ही तिथि निर्धारित हुई है। लॉकडाउन के बाद हम 3 जिलों को खोलेंगे, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला है, ताकि वहाँ के लोग अपनी सारी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, जो उनके अपने हक हकूक़ हैं, उसके नियमानुसार जो है पूजा कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे और जिलों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें RT-PCR आवश्यक होगी, और जो डबल जिनको वैक्सीनेशन हो गई है उनको भी एहतियातन बरतना होगा, क्योंकि वो भी कैरियर हो सकते हैं, तो नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी। और हम यात्रा तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन अब ब्लैक फंगस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 304 मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही ब्लैक फंगस से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो वहां ब्लैक फंगस के अभी तक कुल 276 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले ऋषिकेश एम्स में है, जहां 199 मरीज भर्ती हैं। तो वहीं देहरादून जिले में अभी तक 46 लोगों की मौत हुई है। तो यह उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में भी ब्लैक फंगस से एक युवक की मौत हो गई, जबकि ब्लैक फंगस के 2 मरीज ऋषिकेश एम्स में पहले से ही भर्ती हैं। ऐसे में दिनेशपुर क्षेत्र में ब्लैक फंगस की एंट्री से दहशत का माहौल है। तो वहीं क्षेत्र के नोडल अधिकारी रवि सरकार का कहना है कि इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने घर में रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। हालांकि कोरोना का लेवल जो है काफ़ी डाउन हो गया है, खत्म होने के कगार पर है, पर ब्लैक फंगस जो है वो पैर पसार चुकी है। हमारे वार्ड नंबर 4 के एक युवा है, उनकी डेथ हो गई है, एम्स में एडमिट थे, और 2 ऐसे लोग हैं, एक पंचाननपुर के और एक पिपुलिया के, ये दोनों भी एम्स में एडमिट है। एक के जबड़े में इन्फेक्शन है और एक के आँख के नीचे इन्फेक्शन है। दोनों की को ऑपरेट करके हड्डियाँ निकाल दी गई है। और मोस्टली देखिए ये बीमारी जो है कोविड के जो होते हैं उन्हीं लोगों को होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे ऑक्सीजन पे रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो इससे वो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कोरोना महामारी का पूरा दहशत फैला हुआ है दिनेशपुर क्षेत्र या रुद्रपुर क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी क्षेत्र में अब ब्लैक फंगस भी एंट्री कर चुके हैं। दिनेशपुर का वार्ड नंबर 3 का एक युवा विशेष नाम का एक लड़का ब्लैक फंगस से उनको मृत्यु हो गई। वहीं दिनेशपुर क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर दूर पंचाननपुर क्षेत्र के एक युवा, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पिपलिया का एक युवा बहुत ही गंभीर अवस्था में ब्लैक फंगस से उनको दाया साथ आँख से एक साइड पूरा काट दिया। इसमें इसी केस में एडमिट है। अब बहुत ही स्थिति गंभीर है। वहीं क्षेत्र के जो नोडल अधिकारी रवि सरकार का कहना है कि अगर आम जनता जागरूक नहीं होगा तो ये धीरे धीरे पैर फैला सकते हैं। एकमात्र इससे बचने का उपाय है कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, केवल घरों में रहे। न्यूज़ इंडिया, गौतम शेखर, रुद्रपुर। तो वह उत्तराखंड में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए 15 जून तक लगे हुए कोविड कर्फ्यू के बीच राज्य सरकार ने नई SOP जारी की है, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार की ओर से SOP जारी हुई है, ये पूरी तरीके से असंवेदनशील और अव्यवहारिक है। उनका कहना है कि सरकार ने अलग अलग समय और दिन दुकान खोलने के लिए निर्धारित किए हैं। ऐसे में जनता की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। के अंदर नई SOP जारी हुई है, उसका मैं कड़ा विरोध करती हूँ। पूरी तरह से संवेदनहीन, पूरी तरह से अव्यवहारिक SOP राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। एक तरफ तो राज्य सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जनजीवन सामान्य होता चला जा रहा है, बहुत कम संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, मृत्यु दर भी बेहतर हो गई, रिकवरी रेट भी हमारा बहुत बढ़िया हो गया है। तो ऐसे में 1 हफ्ता और कर्फ्यू बढ़ाने की पहले तो जरूरत क्या थी? और जरूरत अगर आपको लगती भी है तो आप सिलसिलेवार तरीके से बाजार को या दुकानों को खोल सकते थे या सभी दुकानदारों के साथ न्याय कर सकते थे। एक तरफ तो आप दारू की दुकानें खोल रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं, भीड़ लगती है, जिससे संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है।
तो वहीं उत्तराखंड में 2022 में जीत का परचम फहराने का ख्वाब संजोए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बिसात की गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश चावला ने काशीपुर में पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 2022 विधानसभा में जीत का दावा पेश किया। आम आदमी पार्टी के काशीपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली की मौजूदगी में प्रेस से मुखातिब होते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला ने कार्यकारिणी की घोषणा की। तो वहीं इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने बीजेपी की तीरथ सिंह सरकार पर कई राजनीतिक तीर भी चलाए। देहरादून में हमारे आर्यन ग्रुप एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष, डीएवी कॉलेज के कम से कम 5 अध्यक्ष, और आपने देखा खटीमा से हमारे स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी के टीएस, उन्होंने भी कल पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से लोग निराश हैं, जनता निराश है और उनके पदाधिकारी भी निराश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब निराश है और आशा की किरण में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20 साल में जो सपने सजोए थे वो पूरे नहीं। मैं अपने सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं जिनकी आज घोषणा हुई है। उसके बाद जैसा सबको पता ही है कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने घोषणा करी थी कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद आप देख भी रहे होंगे कि धरातल पे पूरा काम हो रहा है, हमारी पार्टी काम कर रही है। इसका उदाहरण हम अभी आपको इस जो कोरोना काल चल रहा है इसमें ही बताते हैं कि दोनों पार्टियां जो कांग्रेस थी या भाजपा थी, उन दोनों के प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे के खिलाफ धरने देते रहे, और उनके जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं वो देहरादून में आकर मीटिंग ले रहे हैं चुनाव की। मैं अपने तो इस स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे देश में बहुत सी योजनाएं तो बनाई गई हैं, जिनमें कुछ योजनाएं चल भी रही हैं और कुछ बंद हो चुकी हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नैनीताल जिले के रामनगर शहर में कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र सीताबरी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों की ओर से फैलाई गई गंदगी को सड़क के किनारे तोड़ दिया जाता है, जिससे जानवरों को कई बार नुकसान हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अतुल मेहरोत्रा के नेतृत्व में उनकी टीम की ओर से रोजाना एक स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जिसमें अभी तक उनके द्वारा प्लास्टिक के कई थैलों को गंदगी से भरा जा चुका है। जो टेढ़ा में हमारा पार्क है, कोसीबाड़ बस्ती पार्क, उसमें रेगुलर हम काम करने आ रहे थे, तो लॉकडाउन के दौरान समय थोड़ा हमारे पास भी ज़्यादा था, और जब इस सड़क की तरफ बढ़े तो देखा कि अनगिनत मात्रा में अंकल चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, बिस्लरी की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, बियर के टिन, बियर की बोतल, विस्की की बोतल, और भी जो दुर्भाग्यशाली चीज़ थी वो थी टूटी हुई बोतलें बियर और विस्की की। तो बड़ा मन दुखी हुआ। मैंने शेयर किया अपने साथी विजय सिंह और भूपिंदर से, दोनों लोगों ने सहमति दी और अगले दिन से हमने बीड़ा उठा लिया। आज लगभग 19 दिन हमको हो गए हैं इस सड़क पर कूड़ा बीनते हुए, और इस समय हमारी तादाद 1000 से ऊपर तो बोतल, और कम से कम 200-300 बोतल का ग्लास के, यदि आप चूरे की बात करेंगे तो कम से कम 1 लाख पीस हम उस ग्लास के चूरे की बीन चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अनलॉक के बाद अब 50 के बजाय 75% यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने नई एसओपी जारी कर इसकी जानकारी दी। तो वहीं यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी। इसके अलावा निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50% की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य पर यात्रा की अनुमति है। तो वह डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत अल्मोड़ा जिला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। एसएसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में उनकी टीम कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए शहरी और दूर दराज के इलाकों में काम कर रही है। पुलिस टीम की तरफ से अभी तक 46 पीड़ित परिवारों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही 150 लोगों को राशन भी मुहैया कराया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को संबोधन में दीपावली तक मुफ्त राशन वितरण और मुफ्त वैक्सीन को लेकर की गई घोषणा का उत्तराखंड शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने देश भर में हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा को स्वागत योग्य कदम बताया है। देश प्रधानमंत्री जी का आभारी है जिन्होंने 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन करने का निर्णय के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक जो
मुफ्त राशन देने का तोहफा दिया। निसंदेह एक बहुत बड़ा कदम है और ये इससे जहाँ तक उत्तराखंड जैसे राज्य है हम लोगों को भी इससे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।